डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का सेकेंड पार्ट, पार्षद अंतर्नियम का दूसरा हिस्सा। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो फॉर्म्स और जो टेबल्स हैं आर्टिकल्स की वो क्या हैं और कौन सी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, टेबल F से लेकर टेबल J तक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लिए बनाई गई है कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल फर्स्ट का। टेबल F जो है वो कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए एप्लीकेबल है। टेबल G जो है वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल के लिए है। टेबल H जो है वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल के लिए है। टेबल I जो है वो अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल के लिए है। और टेबल J जो है वो कंपनी अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के लिए है। अब यहाँ पर लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड हैविंग अ शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको समझने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये जो टेबल्स हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है जिसमें कि मॉडल आर्टिकल्स की जो गाइडलाइंस हैं वो उसमें लिखी हुई होती हैं। मॉडल आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स हैं जो कंपनीज एक्ट का एक हिस्सा है और पहले से ही उनको किस प्रकार बनाना है, उनका परफॉर्मा क्या है, उनमें कौन कौन सी बातों का उल्लेख होना चाहिए, वो सभी गाइडलाइंस, रूल्स और प्रोविजंस उनमें दिए गए हैं। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो मेमोरेंडम बनाने के बाद में जब वो आर्टिकल्स जब वो बनाएंगे तब वो उन मॉडल आर्टिकल्स को देखकर जो भी उनके इंटरनल मैनेजमेंट है, आंतरिक प्रबंध जो है, उसको सुगम और सुचारू रूप से रखने के लिए वो उनमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि कौन सी टेबल कौन सी कैटेगरी ऑफ कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, कौन सी लागू हो रही है, और जो फॉर्मेट टेबल्स में और मॉडल आर्टिकल्स में दिया गया है उनमें किन किन बातों का उल्लेख है। एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जिन बातों का उल्लेख मॉडल आर्टिकल्स में दिया गया है उन बातों के अलावा भी, उन प्रोविज़न्स, उन रूल्स, रेगुलेशन और गाइडलाइंस के अलावा भी कंपनी अपने आंतरिक प्रबंध को मजबूत करने के लिए एडिशन कर सकती है और रूल्स का एडिशन कर सकती है। इसकी कोई मनाही नहीं है, बट सब्जेक्टेड टू लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री। जो लीगल फ्रेमवर्क है हमारा वो उससे मैच होना चाहिए। कोई प्रोविज़न ऐसा नहीं हो जो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई प्रोविज़न इंटरनल मैनेजमेंट का ऐसा नहीं हो जो हमारे मानवाधिकारों का हनन करता हो या हमारे किसी भी एक्ट के प्रोविज़न का उल्लंघन करता हो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेलिटीज़ का। फॉर्मेलिटीज़ जो मेमोरेंडम के लिए थी वही आर्टिकल्स के लिए है। आर्टिकल शैल बी प्रिंटेड, वो प्रिंटेड होंगे, उनको पैराग्राफ्स में डिवाइड किया जाएगा और उनकी नंबरिंग लगातार की जाएगी। और जो आर्टिकल्स हैं वो सब्सक्राइबर के द्वारा साइन किए होने चाहिए। जैसा कि सब्सक्राइबर वही हो सकते हैं जो कि मेमोरेंडम के थे। यहाँ पर जो सब्सक्राइबर हैं उनमें सिमिलरिटी होना आवश्यक है, नहीं तो कंपनी के आधारभूत ढांचे में ही खामियां रह जाएगी। और जो सब्सक्राइबर अगर अलग अलग रहेंगे तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं कंपनी के कोई छुपे हुए उद्देश्य हो सकते हैं। अब बात आती है प्रोविजंस की, कि जब भी आर्टिकल्स का निर्माण किया जाएगा तो
उन आर्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएगी, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला आता है रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी। वो सभी प्रोविज़न्स यहाँ लिखे जाएंगे जो कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़े हुए होंगे, आंतरिक प्रबंध से जुड़े हुए होंगे। और यहाँ पर अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के सापेक्ष में बात करूँ तो यहाँ पर ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्पान ऑफ कंट्रोल, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन किसको कमांड दे रहा है, और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा और क्रॉस चेकिंग जिस प्रकार की रखेंगे वो बिल्कुल मैनेजमेंट के जो आधारभूत जो प्रिंसिपल हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। नहीं तो बार बार आर्टिकल्स को अमेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, उनमें सुधार करने की आवश्यकता होगी। ये जो बात मैंने आपको बताई है यह कंपनी एक्ट का पार्ट नहीं है, किंतु ये मैनेजमेंट का पार्ट है और इनका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब भी संगठन की संरचना की बात आएगी तो वहाँ पे हमको संगठन संरचना के जो सिद्धांत हैं उनका पालन करना आवश्यक होगा। अगला आता है अदर मैटर्स। अदर मैटर्स में वो सभी मैटर शामिल हैं जो मॉडल आर्टिकल्स में नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो कंपनी के लिए ज़रूरी है, जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो लिखा गया है, जैसा कि प्रोविजंस में बताया गया है, उससे जुड़े हुए हो सकते हैं। कंपनी चाहे तो उनको इंक्लूड कर सकती है। नेक्स्ट आता है प्रोविज़न फॉर एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट का मतलब आप समझें। एंट्रेंचमेंट वो प्रोविज़न हो सकते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर, उनकी अथॉरिटी के ऊपर, उनके राइट्स के ऊपर, उनकी लायबिलिटी के ऊपर। तो जो एंट्रेंचमेंट के प्रोविज़न्स हैं वो टाइम टू टाइम इंक्लूड किए जा सकते हैं, जैसा भी कंपनी को अपने अफेयर्स के द्वारा एक्सपीरियंस हो। और कभी कभी रेस्ट्रिक्शन इतने रिगरस होते हैं कि उनके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, एज द केस में भी। जैसा भी केस हो उस केस में चाहें तो वो सिंपली इंक्लूड कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा ही रिगरस हो, ज़्यादा ही जटिल हो, तो उसके लिए वो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू अपने आर्टिकल्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी के केस में जो एंट्रेंचमेंट का प्रोविज़न है वो उसके इनकॉर्पोरेशन के बाद में भी इंक्लूड किया जा सकता है। एक्चुअली आर्टिकल्स को टाइम टू टाइम अमेंड करना होता है, क्योंकि हो सकता है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई हो तो पोटेंशियल जो थ्रेट्स हैं या पोटेंशियल जो अफेयर्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी ना हो, तो उस इनकॉर्पोरेशन के समय पर जो रूल्स रेगुलेशन हमने इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाए वो बाद में आकर इनसफिशिएंट हो जाए, तो बाद में इनमें अमेंडमेंट करके, एडिशन करके इनको हम ऑल्टर कर सकते हैं, इनको बदल सकते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्म्स एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडल आर्टिकल्स। यहाँ पर जो मॉडल आर्टिकल्स हैं, जैसा कि टेबल F, G, H, I और J में कहा गया है, उनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं और उनमें कोई भी जो आंतरिक प्रबंध है उससे जुड़े हुए और भी रूल्स हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ मॉडल आर्टिकल्स इफ़ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स डू नॉट एक्सक्लूड और मॉडिफाई मॉडल आर्टिकल्स। देखिए, कंपनी ने जो अपने आर्टिकल्स बनाए और उन आर्टिकल्स में यदि मॉडल आर्टिकल्स का समावेश नहीं हो पाता है
मॉडल आर्टिकल्स के कुछ जो प्रोविजंस हैं वो छूट जाते हैं, तो इस केस में जस्टिफिकेशन के साथ में उसके प्रत्युत्तर में वो एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं और इनकी जो मॉडिफाई करने अथवा एक्सक्लूड करने का जो बात है वो रजिस्ट्रार के पास बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो आर्टिकल है, मॉडल आर्टिकल जो है, उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं या उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है प्रोविजंस नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इसका मीनिंग ये है कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यदि पुराने कंपनी लॉ के द्वारा अप्रूव्ड हैं, उनके अनुसार बनाए गए हैं, तो ये प्रोविज़न्स यानी कि प्रोविज़न्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 उन पर लागू नहीं होंगे जब तक कि उनमें किसी तरह का अमेंडमेंट या सुधार ना कर दिया जाए इस कंपनी लॉ के अधीन। इस बात को आप दोबारा समझें। सपोज़ कीजिए कि कोई कंपनी के जो आर्टिकल्स हैं वो द कंपनीज एक्ट 1956 के अधीन बनाए गए थे और उनमें अभी तक किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट या सुधार नहीं किया गया है, तो ये जो प्रोविज़न्स हैं, जो हम प्रोविज़न्स पढ़ रहे हैं, ये प्रोविज़न्स उन आर्टिकल्स पे लागू नहीं होते हैं। कब लागू होंगे? जब उन आर्टिकल्स को कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविज़न्स के अधीन इनको अमेंडमेंट किया जाए, तब ये वाले प्रोविज़न्स लागू होंगे। नेक्स्ट आता है प्रोविजंस इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल। ऐसा ही एक प्रोविज़न हम लास्ट चैप्टर में, मेमोरेंडम के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि यदि कोई कंपनी जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है और जिसकी कोई शेयर कैपिटल नहीं है, उस कंपनी में यदि किसी एक व्यक्ति को जिसको कि लाभांश वितरित किया जाता है उसको आर्टिकल्स के लिए अधिकृत किया जाता है, तो ये व्यर्थ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है, जिसके पास अंश पूंजी नहीं है, वो यदि किसी व्यक्ति को जो कि लाभांश ले रहा है को अधिकृत करती है, तो ऐसा करना व्यर्थ है, वॉइड है। तो इन सब प्रोविज़न्स को ध्यान में रखते हुए हम आर्टिकल्स का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स और रिलेशन बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को। थैंक यू।